नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला की यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं आदिकाल पर। टॉपिक रहेगा आदिकाल की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे, जिसमें 50 प्रश्नों को हल करेंगे। अब टॉपिक वाइज क्लास चलेगी, उसकी प्रश्नोत्तरी आज आदिकाल के, कल भक्तिकाल के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है। हाँ, इससे पहले बता दें, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़िए और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर जुड़िए, वहाँ पर PDF आप लोग को मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम से किसने संबोधित किया था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या श्याम सुंदर दास ने। तो आदिकाल को वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। राइट आंसर इसका सी होगा। दूसरा प्रश्न है कि आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल किसने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राव संस्कृत्यायन ने, राम कुमार वर्मा ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था, राव संस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था, और राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा था, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी अच्छा राहुल संस्कृत्यायन ने आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल कहा था। 3 नंबर का प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम क्या कहा है। तो आदिकाल, प्रारंभिक काल, वीर का गाथा काल या आरंभिक काल। तो मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम आरंभिक काल कहा है। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है कि 4 नंबर का, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय सीमा क्या मानी है। 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक, विक्रमी संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक, 1000 विक्रमी संवत से 1350 ईस्वी तक विक्रमी तक, विक्रमी संवत 1000 से 1375 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल के समय सीमा विक्रमी संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक। राइट आंसर इसका बी होगा। 5 नंबर का प्रश्न है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या था। तो शालिभद्र सूरी की रचना का क्या नाम था। दोहा कोश, पायुमचरु, विशाल देवरासो और भरतेश्वर बाहुबली। तो शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली। राइट आंसर इसका डी होगा। दोहा कोश सराहपा की रचना है, पायुमचरु स्वयंभू की रचना है, और विशाल देवरासो नरपति नल की रचना है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। 6 नंबर का प्रश्न है कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। तो अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचना कौन है बताना है। तो भरतेश्वर बाहुबली, विशाल देवरासो, पृथ्वीराज रासो या पायुमचरु। तो अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचना मानी जाती है भरतेश्वर बाहुबली। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, अधिकांश साहित्यकार के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं। सराहपा, स्वयंभू, हेमचंद या गोरखनाथ। तो अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं। तो सराहपा माने जाते हैं। राइट आंसर इसका ए होगा। 8 नंबर का प्रश्न है कि सिद्धों का में प्रथम कवि कौन माने जाते हैं। तो सराहपा, स्वयंभू, नागार्जुन या गोरखनाथ। तो सिद्धों में प्रथम कवि माने जाते हैं सराहपा, और नाथों में गोरखनाथ माने जाते हैं। राइट आंसर इसका ए होगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि सिद्धों में सबसे पुराने कौन माने जाते हैं। सराहपा, पुष्पदंत, गोरखनाथ, स्वयंभू। तो सिद्धों में सबसे पुराने सराहपा जी माने जाते हैं। राइट आंसर ए होगा। 10 नंबर का प्रश्न है कि सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानते हैं। तो सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। पंडित राव संस्कृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या राम कुमार वर्मा ने। तो राइट आंसर इसका ए होगा। पंडित राव संस्कृत्यायन ने सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। 11 नंबर का प्रश्न है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या श्याम सुंदर दास ने। तो 11 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। 12 नंबर का प्रश्न है, पुष्प या पूर्ण को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर ने या मिश्र बंधुओं ने? तो इनको पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। राइट आंसर इसका सी होगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन हैं? मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ या नागार्जुन या सरापा? तो इसमें सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं सरापा और नाथों में सबसे पुराने गोरखनाथ माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों। 13 नंबर का राइट आंसर होगा सिद्धों में सरापा और नाथों में मच्छंदर नाथ यानी मत्स्येन नाथ। गोरखनाथ के गुरु जो थे वो नाथों में सबसे पुराने माने जाते हैं और सरापा सिद्धों में सबसे पुराने माने। इसका राइट आंसर ए और डी दोनों होगा। 14 नंबर का प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? नई हिंदी, अपभ्रंश हिंदी या डिंगल पिंगल हिंदी या पुरानी हिंदी? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। राइट आंसर डी होगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने, चंद्रधर शर्मा गुलेली ने, श्याम सुंदर दास ने या मिश्र बंधुओं ने? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। राइट आंसर बी होगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है बताना है। स्वयंभू को, सरापा को, पुष्पदंत को या गोरखनाथ को? तो राइट आंसर इसका ए होगा। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, हिंदी साहित्य की प्रथम काल को वीर काल किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? तो अपभ्रंश को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। राइट आंसर डी होगा। 18 नंबर का प्रश्न है आदिकाल को चारण काल किसने कहा था बताना है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या राम कुमार वर्मा ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास ने? तो अपभ्रंश को आदिकाल को चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है। राइट आंसर बी होगा। 18 नंबर का राइट आंसर बी होगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं? नगेंद्र, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गणपत चंद्र गुप्त? तो हिंदी का साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं गणपत चंद्र गुप्त। राइट आंसर डी होगा। 20 नंबर का प्रश्न है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या लौकिक संस्कृत? तो बौद्ध धर्म से जो साहित्य लिखे जाते थे भाषा उसकी पाली थी। राइट आंसर ए होगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि शाहजहां के प्रवर्तक कौन है? तो गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, सरापा या स्वयंभू? तो शाहजहां के प्रवर्तक कौन है 21 नंबर का बताना है। तो सरापा जी शाहजहां के प्रवर्तक हैं। राइट आंसर सी होगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि पायुम चरियु किसकी रचना है बताना है। स्वयंभू की, सरापा की, पुष्पदान की या हेमचंद की? तो पायुम चरियु यह एक रामायण पर आधारित रचना है या स्वयंभू की रचना है। तो 22 नंबर का राइट आंसर होगा ए। 23 नंबर का प्रश्न है कि किस ग्रंथ में लिखा गया कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म से दीक्षित हो जाती हैं? तो ऋठमेढ़ चरियु, पयुम चरियु, दोहा, पहुड़ दोहा या योग कारण? तो 23 नंबर का राइट आंसर होगा पयुम चरियु। पयुम चरियु एक रामायण पर आधारित रचना है। इसमें लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जी जैन धर्म से दीक्षित हो गई थी। राइट आंसर इसका बी होगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? धनपाल को, भद्र सूरी को या विद्यापति को या पुष्पदंत को? तो अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है बताना है। तो 24 नंबर का राइट आंसर होगा डी यानी पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। 25 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं है? महापुराण, जय कुमार चरियु, जसहर चरियु या पयुम चरियु? तो इसमें कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो राइट आंसर डी होगा पयुम चरियु। यह एक स्वयंभू की रचना है, न कि पुष्पदंत की है। 26 नंबर का प्रश्न है खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है? तो अमीर खुसरो, तुलसीदास, सूरदास या चंद्रवरदाई? तो खड़ी भाषा में सबसे पहले लिखना शुरू किया था अमीर खुसरो ने। राइट आंसर ए होगा।
27 नंबर का प्रश्न है कि अपभ्रंश काल में पहेलियों एवं मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन है? तो अमीर खुसरो, स्वयंभू, हेमचंद, विद्यापति। तो राइट आंसर इसका ए होगा। अमीर खुसरो पहेलियों मुकरियों की रचना करने वाले सबसे पहले कवि हैं। 28 नंबर का प्रश्न है कि खुसरो का लक्ष्य जनता को मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे, यह किसकी उक्ति है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, नागेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामकुमार वर्मा का। तो खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे, यह उक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। राइट आंसर इसका ए होगा। 29 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? राउल बेल, प्रकृति पैंगलम, वर्ण रत्नाकर या पहुड़ दोहा। तो शिलांकित कृति राउल बेल है। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, राउल बेल किस तरह की रचना है बताना है? तो गद्य पद चंपू काव्य। राइट आंसर ए होगा। यह एक गद्य पद चंपू काव्य राउल बेल। 31 नंबर प्रश्न है कि कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? सोमप्रभ सूरी, उद्योतन सूरी, धर्म सूरी या मुनिजिन विजय। तो 31 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताना है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी उद्योतन सूरी की रचना है कुवलय माला कथा। 31 नंबर का राइट आंसर बी होगा। 32 नंबर प्रश्न है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य है, खंड काव्य, व्याकरण ग्रंथ है या चंपू काव्य है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण यह एक व्याकरण ग्रंथ है। राइट आंसर सी होगा। 33 नंबर का प्रश्न है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो दामोदर शर्मा, ज्योतिश्वर ठाकुर, स्वयंभू या जगनीक। तो 33 नंबर का राइट आंसर होगा ये दामोदर शर्मा की रचना है उक्त व्यक्ति प्रकरण, यह एक व्याकरण ग्रंथ है। 24 नंबर का प्रश्न है, 34 नंबर का, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रज भाषा, डिंगल पिंगल, राजस्थानी या अवधी। तो आदिकाल की भाषा डिंगल पिंगल थी। राइट आंसर बी होगा। 35 नंबर प्रश्न है कि रासो साहित्य का दूसरा नाम क्या था? नाथ साहित्य, जैन साहित्य, राज साहित्य या चारण साहित्य। तो रासो साहित्य को चारण साहित्य के नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम इसका था। 36 नंबर के प्रश्न है कि सिद्धों की संख्या कितनी है? 9 है, 84 है या 12 है या 59 है। तो सिद्धों की संख्या 84 है और नाथों की संख्या 9 है। राइट आंसर बी होगा। 37 नंबर प्रश्न है कि उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? जगनीक है, जल्हड़ है या जिनदत्त सूरी है, नरपति नल है। तो 37 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी जिनदत्त सूरी की रचना उपदेश रसायन है। 38 नंबर का प्रश्न है कि चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। राइट आंसर ए होगा। 39 नंबर प्रश्न है विसल देव रासो के रचनाकार कौन है? जगनीक हैं, नरपति नल हैं, चंद बरदाई हैं या सरापा है। तो इसका राइट आंसर होगा नरपति नल विसल देव रासो के रचनाकार। जगनीक की रचना परमार रासो है, चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो और सरापा की दोहा कोश है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। 40 नंबर का प्रश्न है विसल देव राजमती से रूट कर कहाँ चले गए थे? कर्नाटक, असम, उड़ीसा या राजस्थान। तो विसल देव राजमती से रूट कर उड़ीसा चले गए थे। राइट आंसर सी होगा। 41 नंबर का प्रश्न है कि किस रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से जाना जाता है? जगनीक का परमार रासो, चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो, नरपत नल का विसल देव रासो और दलपत विजय का कुमार रासो। तो रासो ग्रंथ में आला खंड के नाम से जगनीक की परमार रासो को माना जाता है। राइट आंसर ए होगा। 42 नंबर का प्रश्न है कि विद्यापति की रचना पदावली के पद किस भाषा में है? पहाड़ी में, मैथिली में, अवधी में या पिंगल में। तो राइट आंसर इसका बी होगा। मैथिली भाषा में लिखा गया विद्यापति का पदावली, इसी रचना पर इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। 43 नंबर का प्रश्न है कि दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? विद्यापति,
चंद बरदाई, गोरखनाथ या आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो दान वाक्यावली रचना किसकी है बताना है। 43 नंबर का राइट आंसर होगा विद्यापति ए। विद्यापति की रचना दान वाक्यावली है। 44 नंबर पर प्रश्न है कि विद्यापति को इनमें से कौन सी रचना नहीं है। पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, उपरोक्त में सभी। तो ये तीनों रचनाएं विद्यापति के हैं। राइट आंसर इसका डी होगा। 45 नंबर का प्रश्न है कि देसी बैना सब जन मिठा सुप्रसिद्ध उक्ति किसकी है। तो सराफा की, स्वयंभू की, या विद्यापति या खुसरो की। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यापति। विद्यापति की रचना है की उक्ति है कि देसी बैना सब जन मिठा। 46 नंबर का प्रश्न है कि नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है। गोरखनाथ, चरपन्नाथ, जलंधर नाथ या इनमें से कोई नहीं। तो नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। राइट आंसर ए होगा। 47 नंबर का प्रश्न है कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था। तो मत्स्येंद्र नाथ, महानाथ, नेमिनाथ या गोपीचंद। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। राइट आंसर ए होगा। 48 नंबर का प्रश्न है कि हठ योग का उपदेश किसने दिया था। गोरखनाथ ने, मत्स्येंद्र नाथ ने, चरपन्नाथ ने या कबीरदास ने। तो हठ योग का उपदेश गोरखनाथ ने दिया था। राइट आंसर ए होगा। 49 नंबर का प्रश्न है कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता था डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश या संध्या। तो सिद्धों की भाषा को संध्या कहा जाता है। राइट आंसर डी होगा। आज का लास्ट प्रश्न है 50 नंबर का। काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में था। विद्यापति के संदर्भ या कथन किसका है। तो यह रामस्वरूप चतुर्वेदी, नगेंद्र, बच्चन सिंह या रामचंद्र शुक्ल। तो यह राइट आंसर इसका ए होगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था कि काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के बारे में इन्होंने कहा था। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो। 50 प्रश्न आदिकाल के थे। आप लोग को प्रश्न उत्तरी अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर मिलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। कल फिर मिलते हैं भक्ति काल के प्रश्नों को लेकर। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।